बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। पहले हम सब साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप कौन से ग्रुप साइक्लिक बनते हैं और किस तरह से हम उनको फाइंड करेंगे कि वो साइक्लिक हैं या नहीं। और उसके बाद हम कुछ साइक्लिक ग्रुप्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि वो साइक्लिक ग्रुप्स के लिए एज ए रिज़ल्ट हम यूज़ कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई ग्रुप जी हो और वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो और जी में से किसी एलिमेंट के लिए, जिसको मैंने ए लिखा है, ए की पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, सो ऑन, ए पावर n इज इक्वल टू ई, अगर कोई ग्रुप इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो जाए, यानी कोई ग्रुप अपने किसी एलिमेंट्स की पावर्स से कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं और उस एलिमेंट को हम उस ग्रुप का जनरेटर कहते हैं। और उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ए, और ये मैंने लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एन बिलोंग्स टू जेड, यानी ए जो हमने एलिमेंट लेना है वो नॉन आइडेंटिटी होगा और एन बिलोंग्स टू जी, यानी जो आपने एन लेना है वो बिलोंग्स टू जी होगा, इंटीजर्स होगा। और अगर कोई ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप हो तो फिर हम उसकी पावर्स नहीं लेंगे बल्कि हम उसके मल्टीपल्स लेंगे, यानी 1a, 2a, 3a, n a इज इक्वल टू ई। जब उसके मल्टीपल्स या उसकी पावर्स ई आ जाएंगी तब तक उसके एलिमेंट मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ हम एक बात पे गौर करते हैं कि a पावर n इज इक्वल टू ई का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपने a की पावर 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है और इसी तरह से पावर्स लेते हुए जब a की पावर n कोई भी नंबर जब इंटीजर आप लेंगे, जब उसका आंसर आइडेंटिटी आएगा तो उसके बाद वो एलिमेंट्स रिपीट करना शुरू कर देगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये n इज इक्वल टू ई का मतलब है कि यहाँ तक आगे वो स्टॉप हो जाएगा, वो सिर्फ इतने ही एलिमेंट जनरेट करेगा। जैसा कि ग्रुप के टॉपिक में मैंने ये बताया था कि आर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है। आर्डर तो किसी सेट का होता है, तो आर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या बनता है। आर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये बना था कि ए पावर एन इज इक्वल टू ई जब हो जाए तो हम कहते हैं कि एन ई ए का आर्डर है। इसका मतलब ये होता है कि ए असल में एन पावर्स तक एन एलिमेंट जनरेट करता है जिनका हम एक सेट बना लेते हैं। उस सेट का जो आर्डर होता है वही इस सेट एलिमेंट का आर्डर बनता है। इस केस में हम देखते हैं कि अगर ये सारे का सारा जी बन रहा है तो फिर ए का आर्डर जी के आर्डर के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो एडिशन में हम लिया करते हैं आर्डर को फाइंड करने के लिए मल्टीपल्स, क्योंकि जब हम एक ही एलिमेंट को बार बार ऐड करते हैं तो वो मल्टीपल्स बनते हैं, जब हम एक ही एलिमेंट को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर पावर्स बनती हैं। इसलिए ग्रुप अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो हम एलिमेंट की पावर लेते हैं और अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो हम एलिमेंट के मल्टीपल्स लेते हैं। ये तो थी सिंपल डेफिनेशन। अब इसके बाद हम पहले ये देखते हैं कि ये जो साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये बना कैसे है। सब ग्रुप के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर ए कोई एलिमेंट है जी से बिलोंग करता है तो ए का जो जनरेटर सेट होगा, जिसको हम एच का नेम दे देते हैं, वो जितने भी एलिमेंट जनरेट करे तो वो जो एच आएगा वो जी का सब ग्रुप होगा। इस तरह से हम जी के हर एलिमेंट को लेके उसका जनरेटर सेट बनाते जाएं तो वो सेट जी का सब ग्रुप बनता जाएगा। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं कि A1 हमने एलिमेंट लिया है और उससे जनरेट किया है सेट H1, तो H1 जी का सब ग्रुप होगा। जब हम A2 लेते हैं और उसका सब सेट बनता और उसका सेट जनरेट होता है H2 और वो भी जी का सब ग्रुप होगा। इसी तरह से हम A3 और AN जनरेट करते जाएंगे और वो सब ग्रुप्स बनते जाएंगे। लेकिन कभी कभार इस तरह से होता है कि जब जो हम A से H सेट जनरेट करते हैं वो H पूरे का पूरा G के इक्वल आ जाता है। यानी वैसे तो वो जो H1, H2, H3, HN है वो G से छोटे बन रहे थे, G के सब ग्रुप बन रहे थे। लेकिन कभी इस तरह से होता है कि किसी ग्रुप के लिए इन सब में से कोई एक सेट ऐसा आ जाता है या एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है जो जी के इक्वल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट ए के लिए जो हमने सेट एच बनाया था वो एच जी के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी ही ए से जनरेट हुआ है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं ए से जनरेट A1, A2, A3 सो ऑन AN, तो वो सारे का सारा जी ही जनरेट हो गया, इसलिए हमने उसको एच लिखने की बजाय जी लिख लिया। तो इसलिए फिर ये जो जितने भी सब ग्रुप्स बनते होते हैं इनको हम कहते हैं साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ जी। यानी ग्रुप साइक्लिक ना भी हो तो उसके जो सब ग्रुप्स हैं वो साइक्लिक हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम फाइंड करते हैं।
लेकिन अगर इन सारे सब ग्रुप्स में से कोई एक जी भी बन जाए, जैसे मैंने ये लिखा है कि एच जी के इक्वल हो जाए, तो फिर जी भी साइक्लिक ही होगा, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स से जितने भी सेट जनरेट होते हैं ये सारे के सारे साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं। तो इसलिए जब ये इक्वल टू जी हो जाएगा तो फिर जी खुद भी साइक्लिक बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी हर ग्रुप के लिए ऐसा नहीं होता कि उसके एलिमेंट्स से जो सब ग्रुप जनरेट होते हैं साइक्लिक वो जी के इक्वल हो जाए, कि उनमें से कोई एक इक्वल हो जाए। ऐसा हर ग्रुप के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ ग्रुप्स के लिए हो जाता है। इसलिए जिस ग्रुप के लिए कोई सब ग्रुप जी के इक्वल बन जाए तो फिर वो पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस फॉर्म से लिख लेते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ए इज़ द जनरेटर ऑफ जी। जैसे मैंने पहले बोला कि एक जो सबसेट है वो भी जी के इक्वल हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि A1 का जो सेट बना था H1 वो भी जी के इक्वल हो गया, और A2 का जो बना था H2 वो भी जी के इक्वल हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जी में हैव मोर जनरेटर। अगर कोई ग्रुप किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है तो फिर हम ए को उसका जनरेटर कहते हैं, लेकिन वो ग्रुप फिर उस एलिमेंट के इन्वर्स से भी जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप साइक्लिक है उसके दो जनरेटर तो ज़रूर होंगे, एक ए और एक उसका इन्वर्स। तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो ज़रूर होंगे। लेकिन अगर कभी ए सेल्फ इन्वर्स हुआ तो फिर एक ही होगा, फिर दो नहीं होंगे। तो जब कोई एक एलिमेंट ए जी को जनरेट करेगा तो ए का ऑर्डर एन होगा और जी का ऑर्डर भी वही होगा। तो इसलिए जो ऑर्डर जनरेटर का होता है वही ऑर्डर ग्रुप का होता है, बल्कि कोई एक एलिमेंट जनरेटर बनता ही तब है जब उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के इक्वल भी हो और वो उसको जनरेट भी करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लिखते हैं ए पावर एन इज़ इक्वल टू ई, तो इसका मतलब है कि इसने पूरे जी को जनरेट किया है, तो फिर इसका ऑर्डर एन है तो जी का ऑर्डर भी एन ही होगा। इसी तरह से जैसे मल्टीपल में लिखा है, तो इसलिए जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर और जो उसने ग्रुप जनरेट किया है उसका ऑर्डर दोनों सेम होते हैं, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर कम हुआ ए का तो उसने कम एलिमेंट जनरेट करने हैं, तो फिर वो जी के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर जी के 10 एलिमेंट हैं और ए का ऑर्डर भी 10 है तो फिर ही ए ने 10 एलिमेंट्स जनरेट करने हैं, इसलिए फिर उसके इक्वल हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है कि ये दोनों ऑर्डर इक्वल ना हो, फिर वो जनरेटर नहीं बनेगा। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखी है z सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये साइक्लिक ग्रुप बनता है वो इस तरह से, ए एलिमेंट अगर हम 1 लें तो A1 से हम z को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं सबसे पहले 1 को, तो 1 को हमने पहले 0 से मल्टीपल करना है तो आंसर आएगा 0। फिर हमने 1 को मल्टीपल करना है 1 से, फिर आएगा 1, और फिर हमने 1 को मल्टीपल करना है 2 से तो आ जाएगा 2, और फिर हमने मल्टीपल करना है 1 को 3 से तो आ जाएगा 3। इस तरह से ये पॉजिटिव सारे आ जाएंगे। क्योंकि हमने जो मल्टीपल्स लेने हैं वो इंटीजर्स लेने हैं, तो मैंने 0 से शुरू किया है, 0 से किया और फिर 1 से किया, 2 से किया और 3 से किया। इस तरह से ये सारे के सारे 0 से लेके पॉजिटिव तक कंप्लीट नंबर जनरेट हो जाएंगे। और अगर हम -1 लेते हैं, -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1, फिर -2 इंटू 1 -2, और फिर -3 इंटू 1 और -3। इसी तरह से हम सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से हम पूरे का पूरा सेट ऑफ इंटीजर जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये दिखा दिया। तो जो a इज़ इक्वल टू 1 है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का बन गया जनरेटर। तो अब हम प्रूव करते हैं कि -1 भी z का जनरेटर है। तो उसके लिए भी इसी तरह से हम करते हैं, 0 इंटू -1 0, और 1 इंटू -1 -1, और फिर 2 इंटू -1 -2, और फिर 3 इंटू -1 -3। इस तरह से 0 से लेके सारे नेगेटिव इंटीजर्स जनरेट हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -1 इंटू -1 1 आएगा, और -2 इंटू -1 2 आ जाएगा, और -3 इंटू -1 3 आ जाएगा। और इसी तरह से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जनरेट हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि +1 से भी सारे के सारे इंटीजर्स जनरेट हो जाते हैं और -1 से भी सारे के सारे इंटीजर्स
जनरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ए भी उसका जनरेटर है, ए इज इक्वल टू 1 भी उसका जनरेटर है और माइनस ए इज इक्वल टू -1 भी उसका जनरेटर है, यानी ए एलिमेंट और उसका इन्वर्स दोनों उसके जनरेटर हैं। हमने उनको प्रूव करके देख लिया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जितना किसी ग्रुप का आर्डर होता है उतना ही एलिमेंट का आर्डर होता है जो जनरेट करता है ग्रुप को। जैसे z का आर्डर बराबर होगा 1 के आर्डर के, और हम देखते हैं z तो इन्फिनिट है तो 1 का आर्डर भी इन्फिनिट होगा। 1 का आर्डर इन्फिनिट कैसे होगा वो देखें कि आर्डर का फार्मूला एडिशन में होता है कि n a इज इक्वल टू 0 आना चाहिए और n पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा है n पॉजिटिव, n a इज इक्वल टू 0 आए और n पॉजिटिव हो। इसी तरह से ये होता है कि a पावर n इज इक्वल टू 1 हो और n पॉजिटिव, तो फिर वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है ऑर्डर, और ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो किसी भी पॉजिटिव n के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम a से मल्टीप्लाई करें यानी 1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए। 1 इंटू कोई भी हम पॉजिटिव नंबर यहाँ लिखें तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा n पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा n पॉसिबल ना हो तो फिर सिर्फ 0 ही पॉसिबल होता है, तो 0 आर्डर नहीं होता। तो अगर किसी एलिमेंट के लिए इस तरह से हो कि सिर्फ 0 से ही वो 0 बने तो फिर हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का आर्डर इन्फिनिट है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो -1 है उसके लिए भी हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं ला सकते, सिर्फ 0 से ही 0 ला सकते हैं। तो इसलिए इसका आर्डर भी होगा इनफाइनाइट। इसलिए जो जनरेटर 1 है उसका आर्डर भी इन्फिनिट है और -1 का भी इन्फिनिट है, इसलिए उनके ग्रुप का भी इन्फिनिट है। सबसे पहली एग्जांपल हमने देख ली कि सेट ऑफ इंटीजर्स एक साइक्लिक ग्रुप है और उसके जनरेटर 1 और -1 है। सिंपल इंटीजर्स के बाद हमारे पास एक इंटीजर्स का और ग्रुप होता है जिसको हम मॉडुलर अरिथमेटिक कहते हैं। इंटीजर्स इन मॉडुलो n में होते हैं। अगर zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप हो तो zn भी साइक्लिक होता है और z का वो एलिमेंट a z का जनरेटर होगा जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। ये जो सिंबल लिखी है ए एन इज इक्वल टू 1, ये असल में है GCD ऑफ ए एंड n इज इक्वल टू 1, और जिन दो एलिमेंट का GCD 1 हो उनको हम रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम भी कहते हैं। तो इसलिए Zn में ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, आपने इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसका चेंज है। तो Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर ऑल n साइक्लिक ग्रुप होता है और इसके जनरेटर कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट होंगे Zn में जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, जिनका GCD n के साथ 1 होगा, सिर्फ वो जनरेटर होंगे। हम देखते हैं ये स्पेशल केस है कि अगर ZP ले लें हम n की जगह, यानी अगर हम n की जगह ले लेते हैं P प्राइम, तो फिर तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट आएंगे वो तो सारे के सारे ही इसके साथ n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, क्योंकि ZP जैसे हमने ग्रुप में कंस्ट्रक्ट किया था ZP में सारे के सारे वो एलिमेंट आते हैं जो इसके साथ P के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में ZP वाले केस में ZP का हर एलिमेंट यानी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की हम बात करते होते हैं वो P का जनरेटर होगा, यानी A विल बी जनरेटर ऑफ ZP फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ZP। Zn में ऐसा नहीं होगा, जनरली सिर्फ वो एलिमेंट जनरेटर बनेंगे जो रिलेटिवली प्राइम होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ZP के अंदर तो सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम होते हैं P के साथ यानी n के साथ, इसलिए वो सारे के सारे जनरेटर हो जाएंगे। इस बात को हम चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मॉड 4 में Z4 ले लेते हैं, उसमें 4 एलिमेंट होंगे 0, 1, 2 और 3। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो Z4 है वो एक साइक्लिक ग्रुप है और उसके जो ये 4 एलिमेंट्स हैं और उनमें से बाकी 3 जो नॉन आइडेंटिटी हैं उनमें से वो एलिमेंट जनरेटर होंगे जो 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि 1 भी 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है और 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है और 3 भी रिलेटिवली प्राइम है, तो इसलिए 1 भी जनरेटर होगा और 3 भी जनरेटर होगा। ये चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये 1 जनरेटर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं 1 इंटू 1, यानी अब मल्टीपल्स लेने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो 1 आ गया। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 1 जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए
वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि जब n की पावर आइडेंटिटी इक्वल आ जाए तो वो वहाँ तक उसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बाद में एलिमेंट रिपीट ही होने, तो इसलिए ये सिर्फ यहाँ तक ही एलिमेंट्स डिफरेंट जनरेट करेगा। और हम देख रहे हैं कि वो 0 1 2 3 उसने सारे का सारा Z4 जनरेट कर दिया और वेरीफाई हो गया है कि 1 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम था और वो उसका जनरेटर बन गया और Z4 साइक्लिक प्रूव हो गया। जनरेटर के लिए एक ही बनना ज़रूरी था, वो बन गया। ज़्यादा भी हैं, जैसे हमने देखा 3 भी बनेगा। तो अगर हम ऐसे करें, अगर हम इसको 5 × 1 करते हैं तो ये 5 हो गया, 5 को 4 पे डिवाइड किया तो बाकी आ गया 1। तो इसलिए एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो गए, इसलिए हम सिर्फ यहाँ तक स्टॉप कर देते होते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 1 का आर्डर कितना बना 4 और Z का आर्डर भी 4 है। तो इसलिए जितना जनरेटर का आर्डर होता है उतना ही ग्रुप का आर्डर होता है। और ग्रुप के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि n-a जो आता है, n-a = j जो आता है वो a का इन्वर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 - 1 हम करते हैं तो वो आ गया 3, तो इसलिए 1 का इन्वर्स 3 होगा। तो ये दोनों वजह से Z4 का जनरेटर बनेगा। एक तो इसलिए कि 3 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, और एक इसलिए कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि 1 का जो इन्वर्स है वो 3 है, तो 3 ने भी जनरेटर बनना है, क्योंकि जो एलिमेंट जनरेटर होता है उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है। तो अब हम 3 को देखते हैं पहले। 1 × 3 3, 2 × 3 6, 6 को 4 पे डिवाइड किया 2, और 3 × 3 9, 9 को 4 पे डिवाइड किया 1, और 4 × 3 12, 12 को 4 पे डिवाइड किया 0। अब हम देख रहे हैं 0 1 2 3 इसने भी सारे का सारा Z4 जनरेट कर दिया, तो इसलिए 3 भी जनरेटर बन गया। अब हमने देखा कि 2 जनरेटर नहीं बनता, और हम चेक भी कर लेते हैं कि क्यों नहीं बनता। तो अब हम 2 को देखते हैं। 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 को 4 पे डिवाइड किया 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि प्रूव हो गया कि जो Z4 है उसमें सिर्फ 1 और 3 ही उसके जनरेटर बने हैं, 2 जनरेटर नहीं बना। जैसा कि अभी हमने देख लिया कि जो 3 था वो रिलेटिवली प्राइम था, 1 भी रिलेटिवली प्राइम था, वो दोनों जनरेटर बन गए। 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं था 4 के साथ, वो जनरेटर नहीं बना। लेकिन दूसरी बात को भी अब हम देखते हैं कि प्राइम ले लेते तो वो सारे जनरेटर बन जाएंगे। तो अब हम लेते हैं Z5, क्योंकि 5 प्राइम है तो इसलिए जो इसके पिछले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ये उसके सारे रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे उसके जनरेटर बनेंगे। तो हम चेक करते हैं। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 को 1 से किया 1, 2 से किया 2 3 4, और जब 5 से करेंगे तो 5 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ गया 0। तो ये सारे का सारा Z5 जनरेट हो गया। अब हम देखते हैं 2 से, हम देखते हैं 1 × 2 2, 2 × 2 4, और 3 को 2 से 6 किया, तो 6 को 5 पे डिवाइड करना था तो बाकी 1, 4 को 2 से 8, 8 को 5 पे डिवाइड किया बाकी 3, और 5 को 2 से 10, 10 को हमने 5 पे डिवाइड किया बाकी 0। तो 2 भी जनरेटर बन गया। अब हम चेक करते हैं 3 को। अब हम 3 को लेते हैं तो 1 × 3 3, 2 × 3 1, क्योंकि 6 बना था, 6 को 5 पे किया 1, और 3 को 3 से 9, 9 को 5 पे किया 4, और 4 को 3 से 12 को 5 पे किया 2, और 5 को 3 से 15, 15 को 5 पे किया 0। तो 0 1 2 3 4 पूरे का पूरा Z5 जनरेट हो गया, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। अब हम 4 के लिए भी चेक करते हैं। 1 × 4 4, 2 × 4 8, 8 को 5 पे किया 3, और 3 को 4 से 12, 12 को 5 पे किया 2, और 4 को 4 से 16, 16 को 5 पे डिवाइड किया 1, 5 को 4 से किया तो 20, 20 को 5 पे किया तो 0। अब हमने देखा कि जब हमने Z में n को प्राइम लिया तो उसके जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, इसलिए सारे के सारे जनरेटर होने चाहिए। तो इसलिए हमने अकेले अकेले चारों को देख लिया कि वो चारों के चारों उसके जनरेटर बन रहे हैं। ये तो हमने डिस्कस किया Zn को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसी तरह से Zn अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, जिसको हम UN का सेट भी लिखते हैं। जैसे कि हमने ग्रुप के लेक्चर में ये बनाया था UN क्या होता है। UN में हम वो एलिमेंट लेते हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो इस बात पे गौर करें कि अब तो हमने U के अंदर एलिमेंट लिखे ही वो हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है, और जो रिलेटिवली प्राइम हो वो तो जनरेटर बन जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ एडिशन में था, इस बात को आपने मल्टीप्लिकेशन के साथ मिक्स नहीं करना, वो एडिशन के लिए था। क्योंकि इसमें तो हमेशा ही हमने एलिमेंट लिखने ही रिलेटिवली प्राइम होते हैं, इसलिए इस पर वो बात नहीं लगनी। ये साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन Zn ऑलवेज साइक्लिक होता है। ये साइक्लिक कब होगा? तो ये जो UN का सेट बनता है, यानी कि जो मॉडुलर अरिथमेटिक का ग्रुप है जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है, वो तब साइक्लिक होगा अगर उसमें जो n है, ये जो हमने n लेना है वो 1 हो। 1 तो ऑब्वियसली हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 हो,
या 4 हो या वो किसी ऑड प्राइम की पावर हो, यानी पावर ऑफ ऑड प्राइम। तो पावर ऑफ ऑड प्राइम का मतलब है या तो वो प्राइम हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि 2 के अलावा सारे के सारे ऑड ही हैं प्राइम, तो इसलिए 2 के अलावा जो बाकी प्राइम्स हैं वो हों या उनकी कोई पावर हो। या 3 की पावर अगर हम 1 करते हैं तब 3 आ जाएगा, 3 की पावर हम 2 करते हैं तो 9 आ जाएगा। ये भी जब z 9 लेंगे वो भी साइक्लिक होगा, 3 पावर 3 लेंगे 27 भी साइक्लिक होगा, और 3 के बाद 5 आता है, 5 पावर 1 5 साइक्लिक होगा, 5 पावर हम लेते हैं 2 25 ये साइक्लिक होगा। यानी जब हम n को 1 लेंगे, 2 लेंगे या 4 लेंगे या किसी ऑड प्राइम की पावर लेंगे, यानी उसमें ऑड प्राइम खुद भी आ जाएगा जब हम पावर 1 लेंगे, तो ये ग्रुप बन जाएगा साइक्लिक, अदरवाइज़ ये साइक्लिक नहीं बनेगा। तो हम इसकी एग्जांपल से चेक करते हैं। अगर हम u ऑफ 2 लेते हैं, उसमें एक ही एलिमेंट आना है 1, वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तो ऑब्वियस केस है कि वो साइक्लिक है। और अगर हम u ऑफ 3 लें तो उसमें 2 एलिमेंट आएंगे 1 और 2, क्योंकि ये जो u है इसमें हमने रिलेटिवली प्राइम नंबर लिखने होते हैं जो 3 से लेस हो, यानी n से लेस होने चाहिए, इसलिए 2 वाले में सिर्फ 1 आया और 3 वाले में 1 और 2 आ गए हैं। तो हम चेक करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 2 एक एलिमेंट बचता है नॉन आइडेंटिटी, तो 2 इसको जनरेट करेगा, उसको हम चेक करते हैं। जब हम u ऑफ 3 लेंगे मॉड 3 में तो उसमें एलिमेंट आएंगे 1 और 2, और अब हम देखते हैं कि 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 2 नॉन आइडेंटिटी है, तो 2 ने जनरेट करना है इसको, तो 2 पावर 1 की 2 और 2 पावर 2 करते हैं तो 4 को 3 पे डिवाइड किया 1, इसलिए 1 और 2 जनरेट हो गया 2 से, तो प्रूव हो गया कि ये u3 साइक्लिक है। इसी तरह से अब हम ले लेते हैं u4। जब हमने u4 लिया तो हम देखते हैं u4 में 1 और 3 आएगा, क्योंकि 1 रिलेटिवली प्राइम है 4 के साथ और 2 नहीं है 3 है, इसलिए 1 और 3 आएगा। इसमें भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसमें 1 और 2 थे, इसमें 1 और 3, तो 3 भी इसको जनरेट कर रहा है, क्योंकि 3 पावर 1 करते हैं तो 3 आता है। और जब हम 3 पावर 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि 3 पावर 2 होगा 9 को 4 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर आ जाएगा 1, तो इसलिए इसने इसको भी जनरेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि जिसमें 2 एलिमेंट हैं और वो ग्रुप है, तो उसका जो दूसरा एलिमेंट होता है जो नॉन आइडेंटिटी है वो सेल्फ इन्वर्स होता है। वो जो सेल्फ इन्वर्स होता है उसका आर्डर 2 होता है, तो इसलिए 3 का आर्डर भी 2 आ रहा है, क्योंकि 4 का आर्डर भी 2 है, इस ग्रुप का आर्डर भी 2 है, और इसका आर्डर भी 2 आ रहा है 2 का, क्योंकि वो सेल्फ इन्वर्स है, 3 भी सेल्फ इन्वर्स है और 2 भी सेल्फ इन्वर्स है। इसका मतलब हुआ कि जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 आर्डर के ग्रुप का जनरेटर हो सकता है। अगर किसी एलिमेंट का आर्डर 2 है तो हम उसको कहते हैं सेल्फ इन्वर्स, और जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 आर्डर के ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं, बाकियों को वो जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो 2 तक जाएंगे वो रुक जाएंगे, 3 एलिमेंट वो जनरेट ही नहीं करेंगे, 4 5 6 ज़्यादा जनरेट नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा कि 2 के लिए, 3 के लिए, और यानी ये ऑड की 1 पावर है, तो 4 के लिए भी ये साइक्लिक ग्रुप है। इसी तरह से अगर आप 5 लें तो उसके लिए भी ये साइक्लिक होगा, और उसके जनरेटर हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से होंगे। तो अगर हम u5 लें तो उसमें एलिमेंट आएंगे 1 2 3 और 4, तो 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम देखते हैं 2 और 3 और 4 को कि ये जनरेटर में से कौन कौन से बनते हैं। तो 2 को हम देखते हैं 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 ये बनेगा 8 को 5 पे डिवाइड किया 3, और 2 पावर 4 16 को 5 पे डिवाइड किया तो 1, तो ये पूरे का पूरा u5 जनरेट हो गया, इसलिए 2 बन गया जनरेटर। हम देखते हैं कि 3 इसका इन्वर्स है, तो इसलिए 3 को भी जनरेटर बनना चाहिए। हम देखते हैं 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9 को 5 पे किया 4, 3 पावर 3 27 उसको 5 पे किया 2, 3 पावर 4 81 और 5 से किया तो बाकी 1, तो इसलिए 3 ने भी जनरेट कर दिया, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसलिए अगर 2 जनरेटर है तो 3 ने भी जनरेटर होना था, और हमने वेरीफाई कर लिया कि 3 भी जनरेटर है। अब 2 का इन्वर्स 3 और 3 का इन्वर्स 2, तो इसका मतलब हुआ कि 4 सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, यानी 4 का जो आर्डर है वो होगा 2, क्योंकि सेल्फ इन्वर्स का आर्डर 2 होता है जैसे मैंने यहाँ बताया। तो 4 इसका जनरेटर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया कि जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है उसका आर्डर 2 होता है, और आर्डर 2 का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्डर 2 के ग्रुप को ही जनरेट कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि जितना ग्रुप का आर्डर होता है उतना ही जनरेटर का आर्डर होता है। तो अगर जनरेटर का आर्डर 2 है तो वो 4 आर्डर के ग्रुप को तो जनरेट कर ही नहीं सकता। हम देख भी लेते हैं, हम देखते हैं कि 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 16, तो बाकी 5 पे डिवाइड करने से आ गया 1, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, रुक गया, आगे इसने एलिमेंट जनरेट नहीं करने, तो इसलिए 4 इसका जनरेटर नहीं बना, और ये बनना भी नहीं चाहिए था,
क्योंकि ये तो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। उसके बाद एग्जांपल है G2, हमने ग्रुप देखे थे, ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, और ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, ये दोनों भी साइक्लिक ग्रुप हैं। और इसमें सिंपली है कि ओमेगा जनरेटर होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 1 की तो ओमेगा आ गया, ओमेगा पावर 2 की तो ओमेगा स्केयर आ गया, ओमेगा पावर 3 की तो ओमेगा क्यूब वो होता है 1 के इक्वल, तो जनरेट हो गया ओमेगा से पूरे का पूरा सेट। और अब हम जानते हैं कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्केयर होता है, तो ओमेगा स्केयर से भी ये जनरेट होना चाहिए। तो ओमेगा स्केयर की पावर 1 की ओमेगा स्केयर आ गया, ओमेगा स्केयर की पावर 2 की तो 4 बन गया, 4 ओमेगा के इक्वल होता है, और ओमेगा स्केयर की पावर 3 की तो 6 हो गया, 6 1 के इक्वल होता है। तो जनरेट हो गया, ओमेगा से भी जनरेट हो गया और ओमेगा स्केयर से भी जनरेट हो गया। ये 1 प्लस 1 से तो जनरेट होगा नहीं, और -1 का आर्डर 2 है तो वो 2 4 वाले को जनरेट नहीं करेगा जैसे अभी हमने देखा। तो बाकी रह गया प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। आयोटा से हम ये चारों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो माइनस आयोटा इसका इन्वर्स है तो उससे भी हो जाएंगे। आयोटा से कैसे, आयोटा की पावर 1 की आयोटा आ गया, आयोटा की पावर 2 की आयोटा स्केयर -1 आ गया, आयोटा की पावर हमने 3 की तो माइनस आयोटा आ गया, आयोटा की पावर 4 की तो +1 आ गया। तो इसी तरह से ये हम आयोटा से जनरेट कर सकते हैं पूरे का पूरा सेट, और इसी तरह से माइनस आयोटा से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो G है वो भी साइक्लिक है, और उसके जनरेटर हैं प्लस माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा, ये दोनों इसके जनरेटर होंगे। उसके बाद है ग्रुप ऑफ रोटेशंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये एक डाईहाइड्रल ग्रुप्स का टॉपिक है अलहदा से, उसके पे मैंने लेक्चर बनाया है डाईहाइड्रल ग्रुप्स को, उसको आप देख सकते हैं डिटेल के साथ। उसमें ये था कि जो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक स्केयर है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। इस तरह से जो ट्राइंगल है ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है। तो इनसे जो डाईहाइड्रल ग्रुप्स बनते हैं वो मैंने कंस्ट्रक्ट भी करके दिखाए थे, ये नंबरिंग भी इसलिए लिखी हुई थी इनके ऊपर कि यहाँ से ये डाईहाइड्रल ग्रुप्स कैसे जनरेट किए जाएंगे। तो वो इनकी रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस से जनरेट होते थे। तो लेकिन जो इनकी रोटेशंस हैं वो ग्रुप बनाती हैं और वो एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो इनकी रिफ्लेक्शंस थी वो ग्रुप नहीं बनाती थी। वो हम जब इसका कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कैलिस टेबल, उसमें से हमने देख लिया था कि जो रोटेशंस हैं वो ग्रुप क्यों बनाती हैं और जो रिफ्लेक्शंस हैं वो ग्रुप क्यों नहीं बनाती। तो आप ये बात पूरी डिटेल के साथ उस लेक्चर में देख सकते हैं डाईहाइड्रल ग्रुप्स वाले में, उसमें पूरी डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि ये रेगुलर पॉलीगॉन से डाईहाइड्रल ग्रुप्स कैसे बनते हैं, रोटेशंस क्या होती हैं, रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, सिर्फ रोटेशंस ही ग्रुप क्यों बनाती हैं और रिफ्लेक्शंस क्यों नहीं बनाती। और जो रोटेशंस का ग्रुप है वो साइक्लिक भी होता है, क्योंकि एक रोटेशन से हम सारी की सारी रोटेशंस बना सकते हैं, लेकिन एक रिफ्लेक्शन से सारी रिफ्लेक्शंस नहीं बनती। तो ये तो थी कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने देखा कि साइक्लिक ग्रुप्स होते क्या हैं, कौन कौन से साइक्लिक ग्रुप्स हैं, और उनमें कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, किस तरह से हम एक एलिमेंट को देख सकते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करता है या नहीं करता, और कौन कौन से एलिमेंट्स जनरेट करेंगे, वो बातें हमने इसमें देख ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह से एक ग्रुप के जो जनरेटर्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। अब हम साइक्लिक ग्रुप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं ताकि एज ए रिजल्ट हम इनको यूज़ कर सकें। सबसे पहले है कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी जो साइक्लिक ग्रुप है उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। लेकिन इसके साथ एक बात यह है कि जो ग्रुप साइक्लिक ना हो तब भी उसके साइक्लिक सब ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप साइक्लिक खुद बन गया है तो फिर उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक बन जाएगा। लेकिन अगर वो साइक्लिक नहीं है तो फिर उसके कुछ ही सब ग्रुप साइक्लिक हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो खुद साइक्लिक है तो फिर तो सारे के सारे जो उसके सब ग्रुप हैं वो साइक्लिक होंगे। इसी तरह से जो साइक्लिक ग्रुप है कोई भी है तो वो अबिलियन भी हो जाता है, लेकिन हर अबिलियन का साइकिल बनना ज़रूरी नहीं है। और थर्ड है एवरी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप वो आइसोमार्फिक होगा जेड के साथ, यानी अगर कोई भी ग्रुप है और वो साइक्लिक है और उसका आर्डर इन्फिनिट है तो फिर वो इन्फिनिट आर्डर का जो साइक्लिक ग्रुप हमने पढ़ा इंटीजर्स का वो उसके साथ आइसोमार्फिक होगा। एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ आइसोमार्फिक टू जेड एन, यानी हम जानते हैं कि z का तो आर्डर इन्फिनिट होता है लेकिन zn का आर्डर फाइनाइट होता है, इसलिए जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो इन्फिनिट z के साथ आइसोमार्फिक होगा, और जो फाइनाइट है जिसका आर्डर n है वो उसी आर्डर के zn के साथ आइसोमार्फिक हो जाएगा। अगर g का आर्डर n हो तो a g का जनरेटर हो तो फिर a की जो n के अलावा पावर्स हैं
यानी अगर ए का आर्डर n है तो फिर ए की पावर n e के इक्वल होगी, और ए की पावर्स n के अलावा होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल m है, अगर m n के साथ रिलेटिवली प्राइम है, अगर GCD उसका 1 है तो फिर a m भी g का जनरेटर होगा, यानी a की पावर n से a बन गया जनरेटर, तो n के साथ जितने भी नंबर m रिलेटिवली प्राइम होंगे तो वो भी उसके जनरेटर बनते जाएंगे। इस तरह से जो उसकी रिलेटिवली प्राइम्स पावर्स हैं वो भी उसके जनरेटर बनते जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने जो 3 काम किए हैं, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और थ्योरम्स, आप उनको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।